गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही तुम लोगों को मेरी? यस सर। ठीक है, एक बार आ जाने देते हैं सबको। अपन 10th एमए जो बाकी था वो कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद में फिर दोनों क्लासेस का एक साथ में रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। 7th चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है क्या तुम लोगों को? 7th चैप्टर में? नो सर। ठीक है। अपन इसको बंद नहीं कर सकते क्या ये? तो थोड़ा लंबा है ना ये। हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है। देखो अपन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं फिर। सर। सब लोग को आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, देखो 2 मिनट और वेट करता हूँ मैं, 2 मिनट और बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं तब तक। नहीं करा रही। देखो 10th ए और 10th बी में अलग, पहले अपन जो 10th ए का बाकी है एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में दोनों क्लासेस का साथ में रिवीजन होगा। हुआ ही नहीं पूरा। कौन सा 7th चैप्टर हो गया ना कंप्लीट? सर नहीं 7 7.3 के हाँ हुआ सर। एक दो कंसेप्ट। 7.3 का तो कोई कंसेप्ट बाकी नहीं है, ट्राइंगल का एरिया ही तो बताना था। नहीं उसमें और भी है क्वेश्चन, एक मिनट रुको मैं बता रही हूँ। देखो एक बार। हाँ तो यही तो पूछा था मैंने, 7.3 में कोई डाउट है क्या? बताओ फिर कौन सा क्वेश्चन बताना है 7.3 का। क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ये फोर्थ क्वेश्चन है इसमें। हाँ तो फोर्थ क्वेश्चन बता देता हूँ मैं इसके लिए। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices आर टेकन इन द ऑर्डर। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं अपने को। ए के कोऑर्डिनेट माइनस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है -3 -5। कोऑर्डिनेट है 2,3। इसका एरिया अपने को निकालना है क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है ना? इसी ऑर्डर में इसने दिया है, अदरवाइज आंसर अलग आएगा। ध्यान रखना जिस ऑर्डर इसी ऑर्डर में तो इसको में कोई, ठीक है ना? तो ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? दो ट्राइंगल के इक्वल एरिया के इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, इन दोनों का सम कर देंगे, ठीक है ना?
अरे आवाज आ रही तुम लोगों को? Yes, sir. ठीक है। क्लियर विजिबल है क्या बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो? बोलो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के उनका सम कर देंगे तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। इस तरीके से भी डायगोनल ड्रॉ कर सकते थे तुम लोग, इनका एरिया निकाल देते। फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 x1, इनमें से किसी फर्स्ट का जो भी निकाल रहा हो इस वाले ट्राइंगल का, तो इसको फर्स्ट पॉइंट, इसको सेकंड पॉइंट और इसको थर्ड पॉइंट मान रहा हूँ ना, ताकि x1 x2 x1 y1 Yes, sir. y1 आ जाएगा. y2 y1 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद फिफ्थ बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन बताना है क्या? ये क्वेश्चन है वो कि ट्राइंगल की कोई भी मीडियन जो होती है वो उस ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। इस चीज को वेरीफाई करना है अपने को। जैसे ये ट्राइंगल है एबीसी, और मीडियन क्या होती है? किसी भी ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है। जैसे ये बीसी है, इसका मिड पॉइंट क्या है? इसका मिड पॉइंट हो जाएगा जो दोनों को इक्वल पार्ट होंगे, और इनको जब अपन ज्वाइन करेंगे तो ये जो एडी है वो है इसकी मीडियन। ठीक है ना, एडी इसकी मीडियन है। अभी बोल रहा है कि जो मीडियन है वो किसी भी एक ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। यानी कि अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी निकालूं और एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी निकालूं तो दोनों के जो एरिया है वो इक्वल होते हैं। ये तो थ्योरम है, और इस चीज को अपने को वेरीफाई करना है रिजल्ट के थ्रू जो इसने दे रखे हैं। ठीक है ना, वेरीफाई द Yes, sir. रिजल्ट हो जाएगा। Yes, sir. और कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है और सेवंथ चैप्टर में? सेवंथ चैप्टर में और कोई डाउट है किसी को? No, sir. No. No, sir. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रोबेबिलिटी। Sir, notes लिखे क्या? नोट्स में यहाँ पे लिखवा दूंगा, या फिर अगर एक सबसे, चलो मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे जो लिखूंगा उसको उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना आप लोग। लिखना तो है इसमें, तो स्टार्टिंग में तो काफी थ्योरी है। सबसे पहले तो अपन समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, उसके बाद में डेफिनेशन पे जाएंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने के या नहीं होने के चांसेस जो हैं उसी को अपन बोलेंगे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल देखो, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होते हैं केवल उन्हीं के लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो वैलिड होती है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये वाली डेफिनेशन तुम्हारे डेप्थ में नहीं है तो केवल इनका ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं, एक बार समझ लेना। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट चीज ये है कि जो एक्सपेरिमेंट है विच हैज मोर देन वन आउटपुट, मोर देन वन आउटपुट। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल रिजल्ट होने चाहिए। आउटपुट मतलब एक से ज्यादा पॉसिबल रिजल्ट होने चाहिए उसके। कि किसी को अपन उस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सके, ऐसा होना चाहिए ना। प्रिडिक्शन ऑफ एनी आउटपुट इन एडवांस इज नॉट पॉसिबल। क्या मतलब है? इन दोनों का मतलब समझते हैं। इज नॉट पॉसिबल।
जो कि काफी बार प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट वर्ड आएगा, अभी नहीं तो 11th क्लास में आप लोगों की और डेप्थ में आएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उन्हीं के लिए प्रोबेबिलिटी वैलिड होती है, जो अपन प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ते हैं। दो कंडीशन को अगर कोई एक्सपेरिमेंट चलना, ठीक है ना, बॉल को उछालना, सिक्के को उछालना, सारी चीजें एक्सपेरिमेंट में अपन काउंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसी एक्टिविटी जो इन दो कंडीशन, तो फिर उसको अपन बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे फर्स्ट कंडीशन है इसमें कि उसके मोर देन वन पॉसिबल आउटपुट होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब तक मैं वो एक एक्सपेरिमेंट है, सर आवाज सही अपन नहीं आ जितनी रही। भी बात करें फेयर वॉइस का इश्यू है क्या सब लोगों यस सर, नहीं आ रही सर, वीडियो पॉज हो गया। और सर ये दिख भी नहीं रहा क्लियर। को? थोड़ी सी देर में देखते हैं, अपन नेटवर्क इश्यू होगा। एक मिनट। अब क्लियर है क्या सब? अब क्लियर नो सर। नो सर। नो अभी सर। भी नहीं है वॉइस नहीं आ रही। वॉइस तो अभी चलाओ। बोलूंगा तो भाई बताओ बताओ, नहीं आ रहा है? बोलो आ नहीं आ रहा अब रही आ है रही सर। है सर। ठीक है। यस सर। देखो तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में ये आ गया था, ये जब मैंने दोनों चीजें बताई थी तब तक आ गया था, आप लोगों की वॉइस प्रॉपर थी तब तक। सर ये सेकंड वाला नहीं आया था। एक्सपेरिमेंट को अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है अपनी वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए ही वर्क करती है। अब अपन बात कर रहे हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किस एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इन दो कंडीशन को फॉलो करता है। तो दो वर्ड नहीं दे रहा था, मैं बोल देता। सर आवाज ही नहीं आ रही। देन वन आउटपुट। है क्या प्रॉब्लम? एक मिनट में ये वाईफाई चेंज करके देखता हूँ। सब लोगों को आवाज चाहिए? हाँ सर, अब आ रही है। सेकंड वाला आप हाँ सर समझा आप दो बताओ। सर। ठीक है। फर्स्ट आउटपुट होने चाहिए उसकी, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल रिजल्ट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उस एक्सपेरिमेंट को करने से किसी भी पर्टिकुलर रिजल्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर सके। जैसे सिक्के को उछालने से पहले ही फेयर कॉइन वॉइस नहीं आ रही। हेड ही ज्यादा भागता है या टेल ज्यादा भागता है। सब लोगों की है क्या प्रॉब्लम? ऐसे ही चलेगा क्या? हाँ सर सब लोगों की है। सर वाईफाई बंद करके खुद का यूज करो। हाँ सर। भाई बंद कर दिया मैंने। बताओ कर लो, देखो थोड़ा और adjust करते हैं। अभी ये आज बता दो मेरी आवाज आ रही है क्या? सही दिख रहा है क्या? Visibility लिखा है। आज क्या हुआ? नो सर, वीडियो पॉज हो गया। हो गया? चलो वापस से वाईफाई पे स्विच करके देखो मैं। आप बताओ सही हुआ क्या कुछ? हाँ नहीं आ सर। रही सर। सर एक मिनट वेट करना।
भूल ही गया। सर रूम की लाइट जलाओ, उस पे ब्राइटनेस ही नहीं आ रही उस पे बोर्ड पे। देखो आवाज आई क्या आ गई सर। आप लोगों का? यस आ रही है? देखो तो अब अपन बात करते हैं किसी एक एक्सपेरिमेंट की। जैसे कॉइन को टॉस करना है अपने को, फेयर कॉइन है ना, किसी भी एक तरीके से इस तरीके से डिजाइंड नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिजल्ट ज्यादा दे रहा है वो। तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट की अपन बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए एक चीज, पहली कंडीशन तो ये कि इसके एक से ज्यादा पॉसिबल रिजल्ट होने चाहिए। जब अपन कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने पॉसिबल रिजल्ट होते हैं उसमें? दो पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, एक तो हेड आना और एक टेल आना। तो पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, मोर देन वन आउटपुट, ठीक है ना। तो है, अब क्या मैं कॉइन को, अगर वो फेयर कॉइन है तो क्या कॉइन को टॉस करने से पहले ही एग्जैक्ट बताएगा या बोलो? नहीं, नो सर। किसी अगर वो फेयर कॉइन है तो पर्टिकुलर रिजल्ट को उस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले। तो इसका यही मतलब प्रेडिक्शन ऑफ एनी आउट। तो इस तरीके से अगर ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है अपना वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से सेकंड अपन बात करें थ्रोइंग ऑफ अ डाइस या रोलिंग ऑफ अ डाइस। लोड बने हुए रहते हैं, उस डाइस को थ्रो करने के लिए करने पे कितने पॉसिबल रिजल्ट है अपने पास में? 6 पॉसिबल रिजल्ट है कि उसके अपर फेस जो कि अपर फेस पे जो डॉट शो कर रहा है, जितने नंबर ऑफ डॉट है वही अपना रिजल्ट आउटपुट कहलाता है। तो इसमें 6 पॉसिबल भी पर्टिकुलर, क्या मैं डाइस को थ्रो एग्जैक्ट कि अगली बार जब मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो 3 आएगा या 4 आएगा? एडवांस में इसका प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे भी। तो ये भी आवाज ही नहीं आ रही सर। हाँ सर, आवाज नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही। सर। आपसे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। विजिबल क्या कह रहे हो सर? दिख रहा है क्या आपको? सर आवाज ही नहीं आ रही। सर आवाज सही नहीं आ रही। अरे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो तो क्लियर दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ वो नो दिख सर। जाता है। सर एक ही जगह रुका हुआ है जो दिख ही रहा है। क्लियर है। हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। अपना नेटवर्क भी चेक कर लो तुम लोग यार, इधर से तो सही है नेटवर्क। हमारी सर इधर भी सही। हमारा तो बिल्कुल सही आ रहा है। यस सर। सही हो रहा है ना कुछ लोग? चलो देखो एक ऐसे एग्जाम बात करते हैं तो सर वॉइस ही नहीं आ रही। हाँ सर, वापस अटक गया। ये भी तो
तो नेटवर्क का इश्यू तो बिल्कुल भी नहीं है। सर मेरे तो नहीं आ रही वॉइस सर, बिल्कुल सही है, मेरे तो वाईफाई लग रहा आवाज आ रही है आपको? सर आप जैसे बस चला रहे हो वैसे आवाज आ रही पीछे से। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। यस सर, हॉर्न की आवाज आ रही। अभी ठीक हो गई क्या हॉर्न वॉर्न की आवाज? हाँ हाँ अब सर। सही हो गई। यस यस सर। सर। अब जैसे भी ऐसे एडजस्ट कर लो आधा तो। एक अपन बात करते हैं, किसी भी बॉल को अपन एक सर्टेन हाइट से लीव करते हैं ना, कोई बॉल है क्रिकेट की बॉल है उसको अपन किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया अपन ने। तो अब इस वाले एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल रिजल्ट कितने कि मैं बॉल को इस हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ, तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल रिजल्ट कितने हैं? एक ही है। एक ही पॉसिबल रिजल्ट है, ड्यू टू ग्रेविटी जो बॉल है वो अपनी डेफिनेटली नीचे ही जाएगी, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल रिजल्ट है वो कितना है, केवल एक रिजल्ट पॉसिबल है ना। अपन बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, एयर रेजिस्टेंस वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन की जब अपन बात कर रहे हैं तो जो बॉल है वो बिल्कुल ड्रॉप करने के बाद में नीचे जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में केवल एक ही पॉसिबल रिजल्ट है, यानी कि पहला जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस केस में, है ना, लीविंग या ड्रॉपिंग ए बॉल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, सर्टेन हाइट, तो ये जो है वो ये एक्सपेरिमेंट नोट है रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें जो पॉसिबल रिजल्ट है केवल एक ही पॉसिबल रिजल्ट है, इसलिए ये वाला अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में अपने को देखना होता है, कई बार क्वेश्चन में अपन देखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो इन रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है वो वर्क करती है। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार आप। अब अपन देखते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे। हाँ सर आगे बढ़ो। अब अपन बात करते हैं आउटकम की, इवेंट की, इनकी बात अपन करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया ना। फॉर एग्जांपल रैंडम एक्सपेरिमेंट है अपना, मैं डालता हूँ ऐसी क्लास अभी 10:50 से 11 में ले लेना मैक्स डालता हूँ आज के लिए ये तो कल से लागू होगा 10:50 है ना। मैं डालता हूँ 11 में ले लेना, है ना। ठीक। देखो अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रोलिंग ए डाइस, है ना। इसके बारे में अपन बात करेंगे और इससे अपन आउटकम्स और इवेंट को समझने की कोशिश करेंगे। रोलिंग ए डाइस ये अपना एक्सपेरिमेंट है। अब देखो इसके जो पॉसिबल रिजल्ट है ना, इसके जो पॉसिबल रिजल्ट है, इसके जो पॉसिबल रिजल्ट है वो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। रैंडम एक्सपेरिमेंट था अपना रोलिंग ए डाइस। अब किसी भी डाइस को रोल करने पे जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट है, इन्हीं को अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी। जब अपन पढ़ेंगे उसमें ये इसके आउटकम है। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये क्या है, आउटकम्स है। ठीक है ना। आउटकम्स, एक्सपेरिमेंट क्या था, डाइस को रोल करना, और उसके आउटकम क्या है, 1 2 3 4 5 6 आना। ठीक है, ये आ गया समझ में। आउटपुट को ही अपन आउटकम बोलेंगे आप। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इवेंट की, है ना। तो अब मान लो एक बार डाइस को जब मैं थ्रो करूंगा तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे आउटपुट एक बार में मिलेंगे। अपने को इनमें से कोई एक आउटपुट मिलेगा एट ए टाइम। तो वो जो आउटपुट अपने को मिलता है एक टाइम पे वो होता है इवेंट, है ना। इवेंट मतलब फॉर एग्जांपल ये वाले एक्सपेरिमेंट की बात करें तो टू गेट ओड नंबर, टू गेट, या फिर ऐसे लिखता हूं टू गेट 3। सबसे सिंपल की बात करें ना, तो जो 3 आना है
वो एक इवेंट है। जैसे डाइस को आपने रोल किया और 3 आया है तो वो क्या हो जाएगी, इवेंट हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अपन बात कर सकते हैं, जैसे टू गेट अ नंबर लेस देन 3। फॉर एग्जाम्पल ये अपनी इवेंट है कि जो नंबर है वो 3 से छोटा आना चाहिए था। तो इस इवेंट की बात करूं मैं, तो इस इवेंट के फेवर में कि ये वाली इवेंट कब मैं बोलूंगा कि ये वाली इवेंट हुई है, मैंने इवेंट का नाम क्या दिया है, टू गेट ए नंबर लेस देन 3। तो मान लो अगर डाइस पे 4 आ गया तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाली जो पर्टिकुलर इवेंट ए है, लेट सपोज इसको अपन बोल देते हैं इवेंट ए, है ना। तो क्या मैं बोलूंगा कि इवेंट ए हुई है। अगर मान लो 4 आया है तो मैं बोलूंगा कि इवेंट ए नहीं हुई। ठीक है ना। अगर मान लो जो आउटपुट है आपका, आउटपुट आ जाता है 1, डाइस को आपने रोल किया उसके बाद में आउटपुट आ जाता है 1, और ए जो इवेंट है उसको अपन बोलते हैं टू गेट ए नंबर लेस देन 3। तो जो 1 आया है वो 3 से छोटा है तो अपन बोलेंगे कि इवेंट ए हुई है ना। द इवेंट ए हैज अकर्ड। ये बात आई समझ में आपको, अकरेंस ऑफ द इवेंट की? बोलो। Yes, sir. ठीक है ना। यस सर। तो कोई इवेंट का होना या नहीं होना अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि उस इवेंट के फेवर में कितनी चीजें। अगर मैं मान लो इसको सेट में बनाना चाहूँ, इसको लिखना चाहूँ, तो इसके फेवर में जो आउटपुट है वो ये है। ये वाली इवेंट के फेवर में आउटपुट कौन कौन से थे, 1 आना या 2 आना। अब अगर अगर डाइस को रोल करने पे 1 आ गया या 2 आ गया तो मैं बोलूंगा इवेंट ए हो गई, है ना, इवेंट ए हैज अकर्ड, अदरवाइज द इवेंट ए हैज नॉट अकर्ड। आई बात समझ में? तो ये इवेंट हो जाएगी। इनके बारे में अपन ज्यादा ब्रीफ नहीं देख रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा कंसर्न है ना। टाइप ऑफ इवेंट वगैरह जो है वो आप बाद में देखोगे 11th क्लास में। तो अपन ने रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ लिया स्टार्टिंग में, उसके बाद जो पॉसिबल रिजल्ट है उनको अपन आउटकम बोलेंगे, पॉसिबल आउटकम। और इवेंट का मतलब कोई भी एक आउटपुट, है ना। अलग अलग इवेंट हो सकती है, जैसे किसी इवेंट में उसके फेवर के एक ही आउटपुट भी हो सकता है। जैसे इस वाली इवेंट की बात करूं टू गेट 3, तो अगर 3 आएगा तो ये इवेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसी इवेंट भी हो सकती है जिसमें एक से ज्यादा आउटपुट उसके फेवर में हो। देखो ना, ये वाली इवेंट जो है मैंने लिखी है यहाँ पे, इसको मैं बोल देता हूँ इवेंट ई। तो इवेंट ई हुई है ये मैं केवल और केवल तब बोल पाऊंगा जब आपका डाइस पे 3 आया है। तो इस इवेंट के फेवरेबल जो आउटपुट है वो कितने हैं, इस इवेंट के फेवरेबल आउटपुट कितने हैं, आउटकम कितने हैं। एक ही आउटकम ऐसा है जो इसके फेवर में है, ये आई समझ में। बट इस वाली इवेंट की अगर मैं बात करूं, क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो क्या तुम? तो देखो इवेंट ए जो है एक ऐसी इवेंट है जिसके फेवरेबल जो आउटपुट है, एक्सपेरिमेंट में तो 6 आउटपुट है, लेकिन उनमें से इवेंट ई के फेवर में कितने, एक है। इवेंट ई के फेवर में, इवेंट ए के फेवर में कितने, 2 है। तो ये अलग अलग तरीके की इवेंट है ना। अब देखो कुछ ऐसी भी इवेंट हो सकती है, लेट सपोज एक इवेंट बी में ऐसे लिखता हूं, टू गेट एन ओड नंबर, टू गेट एन ओड नंबर। तो इस इवेंट के फेवरेबल आउटपुट कितने हैं, 3 है ना। कौन कौन से हैं, 1 आना या 3 आना या 5 आना। तो अब इस वाली इवेंट के फेवरेबल आउटपुट भी, आउटकम भी कितने, 3 है। तो कुछ इवेंट ऐसी होती है जिनमें एक ही उसके फेवरेबल आउटपुट होते हैं, कुछ होती है जिसमें एक से ज्यादा होते हैं। तो इसके बेस पे अपन टाइप ऑफ इवेंट को भी समझ सकते हैं, है ना। जैसे ऐसी इवेंट, यहाँ पे मैं टाइप ऑफ इवेंट के बारे में बता देता हूँ आपको, ये केवल बेसिक के लिए है, आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी पे ही कंसर्न रखना है। जैसे टाइप ऑफ इवेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी इवेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड ऐसी इवेंट जिनके फेवरेबल आउटकम्स जो है वो केवल एक हो, तो उनको बोलते हैं सिंपल इवेंट। जैसे इसमें इसके फेवर करने वाली जो आउटपुट है वो केवल एक था, 3 आना, तो ये है सिंपल इवेंट। जिसमें एक से ज्यादा फेवरेबल आउटकम हो वो वाली इवेंट कहलाती है कंपाउंड इवेंट। ठीक है ना। टाइप ऑफ इवेंट में यहां लिख रहा हूं मैं सिंपल इवेंट या फिर एलिमेंट्री इवेंट, सिंपल इवेंट या फिर इन्हीं को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। और इधर लिखेंगे अपन कंपाउंड इवेंट।
यहाँ मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ सिंपल इवेंट की। The event which has only one favorable outcome, ओनली वन फेवरेबल आउटकम, जो टोटल एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम है लेकिन उस इवेंट को फेवर करने वाला केवल एक आउटकम है, तो उस इवेंट को अपन बोलेंगे सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट। इसके बाद कंपाउंड इवेंट हो जाएगी जिसमें एक से ज्यादा आउटपुट है। क्या हो जाएगा? विच हैज इवेंट विच हैज मोर देन वन आउटकम्स, मोर देन वन फेवरेबल आउटकम। यहाँ पे लिखना है आपको फेवरेबल आउटकम्स। अपन ने जो ऊपर एग्जाम्पल देखे हैं उनमें से इवेंट ए एंड बी, ये जो दोनों इवेंट है वो कंपाउंड इवेंट का एग्जाम्पल है, और इवेंट ई जो है ऊपर जो अपन एग्जाम्पल देखे हैं उनमें से इवेंट ई वो एक सिंपल इवेंट का एग्जाम्पल है। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. देखो तो अपन आगे एक तरीके की इवेंट और देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी अपन बात करते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स की। इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि जो अपन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब ये होता है कि मान लो डाइस को थ्रो करने पे आपके पास में 6 आउटपुट आ रहे थे, 6 आउटकम आ रहे हैं, और उन सबके आने की जो अलग अलग प्रोबेबिलिटी है वो सब सेम हो, उनके सबके आने के चांसेस सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसकी बात कर रहे हैं अपन? इक्वली लाइकली आउटकम की बात कर रहे हैं। जिस अप्रोच से अपन इस क्लास में 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, देखो 11th क्लास में आपको पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी पढ़ने के 3 मेथड होते हैं बेसिकली। एक तो स्टेटिस्टिकल अप्रोच होती है, एक क्लासिकल अप्रोच होती है, एक होती है एक्जियोमेट्रिक अप्रोच। आपके इस वाली क्लास में 10th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ने की जो अप्रोच है वो है क्लासिकल अप्रोच, और क्लासिकल अप्रोच केवल वैलिड होती है इक्वली लाइकली आउटकम के लिए, है ना। अब इक्वली लाइकली आउटकम उसके लिए अपने को समझना जरूरी है। इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली मतलब जिनके अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने भी आउटपुट है उन सबके होने के चांसेस सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल डाइस के केस की बात करें तो डाइस के केस में जो अपने पास में टोटल आउटपुट है ना, टोटल जो आउटकम है या फिर जो आउटकम्स है टोटल वो है डाइस वाले एक्सपेरिमेंट में जो अपने पास में आउटकम्स है इनको चेक करते हैं कि इक्वली लाइकली है या नहीं। आउटकम्स जो है वो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखो इस वाले केस में, या फिर पहले मैं सिक्के की बात कर लेता हूं। जो फेयर कॉइन है अपना, उसका मतलब ये है कि अगर मैं कॉइन को टॉस करूं तो उसमें हेड आना और टेल आना दोनों के चांसेस सेम है, 50-50% चांसेस सेम है। अपन ये मान के चलते हैं, खासकर क्लासिकल थ्योरी में तो अपन यही मान के चलते हैं ना। जब अपन कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की जितनी प्रोबेबिलिटी है, जितने चांस हेड आने के उतने ही चांस टेल आने के भी है। आ रही बात समझ में? बोलो। ठीक है ना। मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम है किसी एक्सपेरिमेंट में
उसके सभी एक्सपेरिमेंट, सभी आउटकम के जो होने के चांसेस है वो सेम हो अगर, तो उसको अपन बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। जैसे हेड आना और टेल आना दोनों के 50-50% चांस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, इसमें 6 है, 6 आउटपुट है, इसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी, जब आप लोगों को थोड़ी बहुत डेफिनेशन पता होगी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये होती है कि फेवरेबल आउटकम अपन वापस लिखेंगे अपन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। क्यों इक्वली लाइकली अभी बता दूंगा। अपन अभी ये मान के चलो फेवरेबल अपन टोटल है, तो यहाँ पे मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है ना, जो 1 आने की प्रोबेबिलिटी है उसकी बात करें तो क्या डेफिनेशन है इसकी, फेवरेबल, मतलब 1 आने के फेवर में कितने हैं इनमें से, आउटपुट में से 6 आउटकम जो है इनमें से 1 आने को कितने हैं, 1 है, तो 1 अपन और टोटल कितने हैं 6 है, तो इतने इसके होने के चांसेस कितने हो गए 1/6 हो गए, है ना। और इसी तरीके से 2 आने की भी 1/6 होगी, इसी तरीके से 3, 4, 5, 6 आने के जो चांसेस है वो भी कितने हो जाएंगे 1/6 हो जाएंगे। तो ऐसे आउटकम जिनके होने के जो चांसेस है वो सेम हो अगर, तो उनको अपन बोलते हैं इक्वली लाइकली टू अकर, ऐसे होता है बेसिकली इसके पूरा नाम, इक्वली लाइकली टू अकर, मतलब उनके जो होने के चांसेस है वो सब सेम हो। अपन बात करें अलग अलग आउटपुट की, एलिमेंट्री इवेंट जो बनेगी, जो इसमें एलिमेंट्री इवेंट बन रही है उनकी बात करें, कितनी एलिमेंट्री इवेंट बनेगी 6 बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। तो इन सबके आउटकम का अपने आप में जो होने के चांसेस है वो सबके सेम है, तो उन आउटकम को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। और अपन जो फॉर्मूला यूज करते हैं फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम, वो क्लासिकल अप्रोच है और वो इक्वली लाइकली आउटकम के लिए वैलिड है। तो इसके डेफिनेशन लिखते हैं अपन इक्वली लाइकली आउटकम की। ये समझ में आ गया आपको इक्वली लाइकली आउटकम होता क्या है? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ही ले लेना। देखो इधर लिख देता हूं मैं, if all outcomes associated with ठीक है, if all outcomes associated with any random experiment have equal chances to occur, सभी के आने के चांसेस अगर सेम हो, जितने भी आउटपुट है जितने भी आउटकम है, if all outcomes associated with any random experiment have equal chances to occur, then all outcomes are called as equally likely to occur outcomes। तो ऐसे आउटकम जिनके सभी के होने के चांसेस सेम हो, अगर अब ये तुम ये पूछोगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है जिसके चांसेस अलग अलग हो, तो हो सकता है कि मान लो अगर अपन ने कोइन को इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि किसी पर्टिकुलर साइड में वो ज्यादा फॉल करता है ना, तो फिर उस केस में अपनी क्लासिकल अप्रोच तो नहीं लगेगी, कम से कम उसकी क्या तरीके है फिर अपन आगे देखेंगे जियोमेट्रिक अप्रोच से। इसका स्क्रीनशॉट लो फॉर्मूले में, ठीक है। इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लास एंड करता हूँ मैं।